हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करते हुए फिर से अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। गंगा हमारे देश की जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है, तो इस दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम लोग जो भी इस वीडियो में देखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न तरीके से जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विश्व स्तरीय क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई सारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व स्तर में भी इसका स्थान है। कई चीज़ों में ऐसे जो अनोखी चीज़ें हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और नेशनल लेवल पे तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। उस तरह की चीज़ें आज हम इसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ दोनों नदियों के बारे में देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, कहाँ से कैसे निकलती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये शेयर करती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो में और देखेंगे कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कहाँ से निकलती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है और यह जीवनदायिनी नदी के रूप में भी जाना जाता है। सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो है भारत में गंगा नदी का है और यह काफ़ी सारे छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं और वह भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में भी विभिन्न फैक्ट्स हैं जो हम आगे चल करके देखेंगे। आज हम मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे और छोटी छोटी नदियां जो इससे आकर के मिली हुई है और वो भी अपना एक तंत्र बनाती हैं, उन चीज़ों को हम आज बेसिक रूप से देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद से होता है और यहाँ स्टार्टिंग में इसे भागीरथी कहा जाता है। साथ ही यहाँ से अलकनंदा भी इसके बगल से ही निकलती है। ये दोनों नदियाँ आकर के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है और यह आगे बढ़ती चली जाती है और अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले इसका सफ़र बहुत ही रोचक रहता है। ये किन किन राज्यों से गुजरती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नदियाँ इससे जुड़ती है वो हम आज देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके किनारे कितने सारे शहर बसे हुए हैं, कितने इंपॉर्टेंट जो कारखाने हैं और भी कितने सारे फैक्ट कई तरह का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि हमने देखा गंगोत्री हिमनद से जो है भागीरथी नाम की नदी निकलती है और अलकनंदा भी यहीं उत्तराखंड से ही निकलती है। ये दोनों आगे चल करके जो है देवप्रयाग में मिलते हैं और आगे बढ़ करके यह जो है आपका गंगा नदी कहलाती है। हरिद्वार के पास पहाड़ों से निकल करके यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अपवाह तंत्र के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर के जितना क्षेत्र कवर करती है और बहती है, उस क्षेत्र को जो है उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है कुल 4 राज्यों से भारतवर्ष में बहती है। उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के आपका उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, फिर बिहार, झारखंड, बंगाल, इतने राज्यों से गुजरते हुए यह कुल मिलाकर के लगभग 2525 किलोमीटर का जो है क्षेत्र कवर करती है। इसमें मुख्य रूप से जो है उत्तराखंड में यह नदी जो है लगभग 310 किलोमीटर की दूरी में बहती है। उत्तर प्रदेश में यह लगभग 1140 किलोमीटर में बहती है। उसके बाद बिहार में यह लगभग 455 किलोमीटर बहती है। झारखंड में सिर्फ यह एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसका साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, इसको यह कवर करती है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि झारखंड से सिर्फ एक जिले को टच करते हुए, किस जिले को टच करते हुए यह नदी निकलती है। मात्र 40 किलोमीटर की सीमा साझा करती है साहेबगंज जिले से। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है और यहाँ लगभग यह 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आगे चल के फरक्का नामक जगह पे यह बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इसके बाद इसकी आगे की स्टोरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में है। तो हमने मुख्य रूप से देखा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में जो है गंगा नदी बहती है और सबसे ज़्यादा जो बहाव क्षेत्र है गंगा नदी का वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इनके बारे में भी हम अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे। नदी जिनके किनारे की प्रमुख शहर बसे हुए हैं या प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर जब हम पढ़ेंगे तो फिर वहाँ हम देख
देख लेंगे। साथ ही हम देख लेते हैं कि सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और कन्नौज के पास जो है रामगंगा नाम की एक छोटी नदी इसमें मिलती है। इसके बाद आगे चल करके जो है यमुना नदी इसमें मिलती है। हम मुख्य रूप से बड़ी बड़ी नदियों के बारे में ही देखेंगे जो इससे मिलती है। यमुना नदी इलाहाबाद के पास मिलती है जो संगम भी कहलाता है। यहाँ कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कुंभ से कुल कितने कुंभ लगते हैं, इम्पॉर्टेंट कौन सा है और कहाँ कहाँ राज्य में हमारे देश में जो है कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ के पास आकर के गोमती नदी इससे मिलती है। लखनऊ के बाद या कुछ दूर आगे चल करके यह नदी जो है बिहार में एंटर कर जाती है। छपरा में जो है इससे मुख्य नदी घाघरा आकर के मिलती है। इसके बाद हाजीपुर में जो है आपका गंडक मिलती है इससे आकर के, पटना में बूढ़ी गंडक मिलती है और सोन नदी मिलती है। हम एक तरह से देख लेते हैं दाएं और बाएं तट दोनों तरफ से जो है नदियां मिल रही हैं। तो अभी इसके बाद जो है आपका भागलपुर में आकर के कोसी नदी इससे मिलती है। इस तरह से हमने गंगा की जो मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं उसके बारे में देखा। इस तरह से हम देख लेते हैं कि गंगा से जितनी भी मुख्य नदियां मिलती है वह इस प्रकार से है: रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, बूढ़ी गंडक। इसके साथ ही सोन नदी और यमुना नदी भी इससे मिलती है आकर के। यमुना नदी का भी अपना एक छोटा सा तंत्र है, इसमें केन, बेतवा, सिंध, चंबल, बनास इस तरह की नदियां जो है मिलती है यमुना में आकर के। इसके बारे में भी हम देख लेंगे। इस तरह से यह सफ़र जो है आपका बंगाल में या हुगली के नाम से एक धारा इसकी जानी जाती है और यह आगे चल करके जो है हुगली नदी डायरेक्ट मिल जाती है भागीरथी के नाम से। आपका बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में ही दामोदर नदी जाकर के मिलती है, दामोदर इसकी सहायक नदी बन जाती है। और बांग्लादेश में जो गंगा एंटर करती है वह पद्मा के नाम से जानी जाती है और यहाँ यह मेघना ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के यह मेघना नाम से जानी जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड का पॉज ले करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। साथ ही हम गंगा नदी के बारे में एक और फैक्ट देख लेते हैं। गंगा नदी में एक जीव पाया जाता है जिसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जब भी इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें उसके बारे में उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो वन लाइनर बना करके भी हमें रख लेने चाहिए ताकि वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा भारी भरकम नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। जैसे पिछले में मैंने सिंधु नदी के तंत्र के बारे में बताया था, आज मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया। स्टूडेंट गंगा नदी तंत्र में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, रटने से अच्छा है आप एक छोटा सा मैप बना लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार में ये मैप आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हमेशा के लिए ये माइंड में सेट हो जाएगा। आगे अब हम गंगा की छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह यमुना नदी है, उसके बारे में देखेंगे। यह बंदरपुर श्रेणी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें छोटी छोटी काफ़ी सारी नदियां आकर के मिलती है जिसमें चंबल, बनास, सिंध, बेतवा, केन ये सारी नदियां हैं। इन सारी छोटी छोटी नदियों के बारे में भी हम मेन फैक्ट्स देख लेंगे जिनसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मेन तो गंगा नदी तंत्र है, इसके साथ ये छोटी नदियां हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे भी क्वेश्चन कोरिलेट करके पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि गंगा नदी तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है और इतना बड़ा होने के कारण ही इसकी छोटी नदियाँ जो है वह भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से और जो भी इसका सामरिक आर्थिक महत्व है। इसके साथ ही हम यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं कि यमुना नदी जो है पूर्व काल में या कह सकते हैं आदिकाल में यह अरावली के पश्चिम की ओर से बह करके सरस्वती नदी की मुख्य धारा में मिल जाती थी और वहां इसका बहाव क्षेत्र था। वर्तमान में यह गंगा नदी से जाकर के मिलती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
आगरा मथुरा होते हुए जो है कुल लगभग 1370 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद के पास जो है गंगा में मिल जाती है। साथ ही हम देख लेते हैं कि यमुना नदी पर ही हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, जिससे कि दिल्ली को जल आपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकल करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की सीमा बनाते हुए दिल्ली, आगरा होते हुए जो है इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इस पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया है, जिससे कि जल आपूर्ति की जाती है दिल्ली को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जो है जल आपूर्ति की जाती है। और साथ ही हम देख लेते हैं कि यह पूरी जो दूरी तय करती है वो 1370 किलोमीटर की है और पूर्व काल में या आदिकाल में कह सकते हैं कि यह अरावली के पश्चिम से बहती थी, अरावली श्रेणियों के, और राजस्थान क्षेत्र में सरस्वती नदी में जाकर के मुख्य धारा में मिल जाती थी। वर्तमान में यह गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। अलकनंदा नदी के बारे में काफी रोचक तथ्य है कि यह हिमालय के उत्थान के पूर्व से ही बहती है, यानी इसके बारे में यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यह हिमालय, इसका निर्माण, इसका जो उत्थान है, उद्गम है, या हिमालय के उत्थान से पूर्व ही हुआ है। साथ ही इसका जो उद्गम स्थल है वह बद्रीनाथ के पास जो है सतोत्पथ हिमनद है। सतोत्पथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा का उद्गम स्थल है। और अभी हमने देखा ही कि देवप्रयाग में यह जो है आपका भागीरथी से मिल जाती है। इसके साथ ही हम देख लेंगे कि अलकनंदा नदी जो है वह विष्णु प्रयाग में आपका विष्णु गंगा तथा धौली गंगा के मिलने से बनी है और सतोत्पद हिमनद से जो है इसका उद्गम स्थल है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका पिंडार नदी है जो कि कर्णप्रयाग में आके इससे मिलती है, और मंदाकिनी या काली नदी है जो कि रुद्रप्रयाग में आके इससे मिलती है। साथ ही हम देखेंगे मंदाकिनी अलकनंदा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे गंगा की एक अन्य सहायक नदी गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। साथ ही गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं वह काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके साथ ही गंडक नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि नेपाल के क्षेत्र में इसे शालिग्राम कहा जाता है और मैदानी भाग में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बिहार राज्य के चंपारण क्षेत्र में जो है त्रिवेणी नाम का नहर है, जिसकी जलापूर्ति जो है गंडक नदी से ही की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, बिहार में एंटर करती है, चंपारण में त्रिवेणी नहर में इसकी जलापूर्ति होती है और आपका सोनपुर के पास जो है यह गंगा नदी से मिल जाती है। बाद हम गंगा की एक और सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं जो कि घाघरा नदी है। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसको पहाड़ी क्षेत्र में जो है कर्णाली भी कहा जाता है और यह नदी अपना मार्ग बदलने में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह से हमने देखा घाघरा नदी जो है ट्रांस हिमालय के मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है और यह मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यह छपरा में जो है घाघरा नदी से आकर के मिल जाती है। इसका उद्गम जो है ट्रांस हिमालय के मापचा चुंगी हिमनद से है। इसके बाद हम गंगा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं जो कि कोसी नदी है। कोसी नदी को सप्तकोसी नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल में गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यह मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और बिहार क्षेत्र में इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि मार्ग बदलने के कारण जो है हर साल बिहार में इस नदी के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और भयावह बाढ़ लाती है यह नदी। इसके बाद हम देख लेते हैं रामगंगा के बारे में। यह गढ़वाल हिमालय से निकलती है और मुख्य बात इसके बारे में यही है कि कन्नौज के पास आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके साथ ही हम आगे देख लेते हैं बूढ़ी गंडक जो कि गंगा की एक और सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है और मुंगेर के पास जो है यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद हम गोमती नदी के बारे में देख लेंगे। इसका उद्गम स्थल जो है वह गोमत ताल है पीलीभीत के पास में। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भाग में है और यह मैदानी भाग में ही गाजीपुर के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे गंगा की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में जो कि दाहिने ओर से यमुना के बाद दूसरी बड़ी नदी है जो कि सोन नदी
नदी है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक का पठार है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पटना के पास यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी जो है वह रिहंद और कुन्नड़ है। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी के बारे में देख लेंगे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है दामोदर नदी। यह बंगाल क्षेत्र में हुगली नदी से जाकर के मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल जो है वह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के पूर्वी भाग से होता है। दामोदर नदी में उत्तरी छोटा नागपुर पठार के आसपास जितने भी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है, वहां से जितना भी अवशेष नदी में बहता है, इसके कारण जो है यह नदी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है और इसी वजह से इसे जो है जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इस तरह से हम देख लेते हैं कि दामोदर नदी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार दामोदर नदी से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से पूछा जाता है। तो हम जब परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेंगे कि यह नदी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद ही हम देख लेंगे गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी जो है वह महानंदा नदी है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और दाएं छोर से जो हमने देखा वह मुख्य दो नदियां थी, यमुना नदी और सोन नदी। इसके साथ ही एक और नदी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चंबल नदी। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि नदियां भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो नदी घाटी परियोजना के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। अभी हम चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी जो है अपने उत्खात भूमि के लिए काफ़ी ज़्यादा बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यह मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका जो बीहड़ का क्षेत्र है। चंबल की जो मुख्य सहायक नदी है वह काली सिंध, बनास और पार्वती नदी है। इस तरह से हमने देखा इस पूरे गंगा नदी तंत्र में मुख्य नदियों के बारे में, उसके उद्गम स्थल के बारे में। तो मेन हमने देखा गंगा नदी के बारे में। इसके दाहिने तट से मिलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है बड़ी नदी है यमुना नदी। इसके बाद सोन नदी और चंबल नदी के बारे में, यमुना की सभी सहायक नदी के बारे में हमने बेसिकली देख लिया, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, इस तरह से। इसके बाद हमने देखा इसके बाएं तट से मिलने वाली रामगंगा, काली नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। तो इस तरह से हमने आगे चल करके देख लिया कि यह किस तरह से हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और आगे चल करके फरक्का नामक स्थान पर यह पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और ब्रह्मपुत्र की जो एक मेन धारा आती है, इसके साथ मिलकर के यह मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। साथ ही बांग्लादेश में मिलने से पूर्व हुगली की जो धारा है वह भागीरथी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में सीधे गिर जाती है। और बीच में यहाँ झारखंड के क्षेत्र से बंगाल में एंटर करते हुए दामोदर नदी इससे मिलती है। दामोदर नदी भी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2-3 मुख्य शहर जो हैं वो अभी हमने देखे। आगे चल करके हम अपने अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमने देखा कि रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है, यमुना नदी जो है प्रयागराज के पास मिलती है या इलाहाबाद कह ले पूर्व का। इसके बाद गोमती नदी जो है वह गाजीपुर के पास मिलती है, घाघरा नदी छपरा में मिलती है, सोन नदी पटना में मिलती है, गंडक नदी जो है वह आपका हाजीपुर में मिलती है और कोसी नदी भागलपुर में मिलती है। तो इस तरह से मुख्य नदियों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया गंगा नदी तंत्र का जो हिस्सा है। आगे हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यह बहुत ज़्यादा बड़ा नदी तंत्र नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, जो कि अभी हम देख लेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स थे और आगे भी अभी काफ़ी सारे फैक्ट्स बचे हुए हैं जिनसे कि क्वेश्चन आता है, जो कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। मुख्य रूप से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बेसिकली नदी तंत्र से उतना सा ही ले लेंगे आज के वीडियोज़ में। पहले हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील से है, जो कि हमने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में देखा है। ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य रूप से जो है तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर के बहती है, जहां इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में
इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके असम क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके जो गंगा की धारा है पद्मा, इससे मिल करके या मेघना के नाम से बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि यह असम क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है, यह विश्व की 10 सबसे लंबी नदियों में शुमार है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है इन तीनों राष्ट्रों में मिला करके। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पश्चिमी तरफ से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं वह सियांग है, दिबांग है, लोहित है, मुख्य रूप से दिबांग और लोहित है। और उत्तरी क्षेत्र से जो मिलने वाली नदियां हैं वह दिहांग है, सुबनश्री है, जिया बरेली है, रंगा है, मानस है। इस तरह की नदियां जो है वह उत्तरी क्षेत्र से इसमें मिलती है। आगे चल के तीस्ता नदी भी मिलती है और इधर आपका धनश्री नदी भी दक्षिण की तरफ से मिलती है। आगे चल के बांग्लादेश के क्षेत्र में जो है इससे बराक नदी मिलती है, मेघना नदी आकर के मिलती है और लास्ट में इसी नदी से मिलने के बाद मेघना नदी के नाम से यह आगे बढ़ जाती है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है वह हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा बरवा सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज से सबसे बड़ा यू टर्न लेती है ये और भारत में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। आगे चल करके यह जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है, यह एकमात्र नदी जिला घोषित है भारत सरकार के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी जो है तिब्बत क्षेत्र में नितामू झील से इसका जो है उद्गम स्थल है। यह दाहिने छोर से आकर के बांग्लादेश के समीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और जलपाईगुड़ी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है वह इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम देख लेते हैं रंगित नदी के बारे में। यह तीस्ता की सहायक नदी है, इसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह एक सदा नीरा नदी है। आगे हम देख लेते हैं सुबनश्री नदी के बारे में। सुबनश्री जो है ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है और यह असम के क्षेत्र में बहती हुई लखीमपुर के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस पर 2000 मेगावाट की एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना चलाई जा रही है जो भारत में बड़ी परियोजनाओं में शुमार है। इसी के साथ हम देख लेते हैं धनश्री नदी या नागालैंड के लेसांग पहाड़ी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं बराक नदी के बारे में। बराक नदी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसे बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के दक्षिण में पद्मा नदी जो कि गंगा का नाम हो जाता है यहाँ पे, इससे मिल करके ही मेघना नदी बनाती है और साथ ही जमुना नदी के नाम से जो ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा इसमें आती है, यानी बराक नदी, पद्मा और आपकी ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा, ये तीनों मिल जाती है यहाँ और मेघना नदी का निर्माण करती है। इसी के साथ बराक नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यह नागालैंड के माउंट जापो से निकल करके मणिपुर के दक्षिण से होकर के बहती है और बांग्लादेश में चल करके यह जो है जमुना से मिल जाती है। इसी नदी बेसिन में जो है आपका विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र चेरापूंजी और मासिन राम स्थित है। तो इस दृष्टिकोण से यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बराक नदी के बेसिन में ही चेरापूंजी और मासिन राम जैसे स्थल भी स्थित हैं। इसके साथ ही हम देख लेते हैं मानस नदी के बारे में। यह तिब्बत से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी है जो कि भारत में गहरे गॉर्ज बनाती है। साथ ही मैदानी क्षेत्र में यह गुवाहाटी के निकट जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दिबांग नदी के बारे में। दिबांग नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियों में से एक है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से होकर के बहती है। इसी के साथ हमने अपने आज के वीडियो में जो है मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा और मुख्य रूप से इन नदियों के किनारे जो भी शहर अवस्थित हैं उसके बारे में और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हैं उसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। गंगा नदी तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वह कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने आप में दुनिया के 10 बड़ी नदियों में शुमार है। उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर लंबी है। इस हिसाब
से अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, उसकी सहायक नदियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं। उसके हिसाब से गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स रखती है अपने आप में। एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा क्वेश्चन गंगा नदी से पूछे गए हैं। इस दोनों नदी तंत्र को मुख्य रूप से मैंने आज के वीडियो में समेटने की कोशिश की है, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया या फिर कोई इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजना है, तो वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।